Most welcome to everybody, the student of class 10, and this is our literature class. In this class, we are going to study about a poem, and the name of that poem is Dust of Snow. Dust of Snow. This poem is written by Robert Frost. ये कविता जो है कवि रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में डस्ट, स्नो को डस्ट इसलिए कहा गया है कि जो स्नो गिर रहा है वो इतना छोटा है कि डस्ट के समान है, इसलिए कवि ने उस स्नो को डस्ट से कंपेयर किया है। कंपैरिजन है ये। आगे मैं नेक्स्ट कभी क्लास में आपको बताऊंगा लिटरेरी डिवाइसेस जो लिटरेचर में ही सिर्फ यूज़ किया जाता है, जिसका अर्थ कुछ और होता है और लिखा जाता कुछ और है, जैसे मेटाफर है, लिटरेशन है, सिमिली है, उसी तरीके से राइमिंग वर्ड्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम लोग अपने पोएम के बारे में ये बताऊं आपको कि ये जो कविता है दिस पोएम इज़ वेरी शॉर्ट। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फॉस्ट is a simple and short poem, very simple and short poem, yet with a deeper and larger meaning. कविता तो बहुत छोटी है, लेकिन जब इसका हम लोग देखिए आपके सामने ही है, इसका भावार्थ जो है वो काफ़ी लंबा है। इस कविता में क्या है कि जितना उसको डीपली पढ़े उसमें उतना ही रस निकलता है कि नहीं। तो ये कविता छोटी जरूर है, yet with a deeper and larger meaning. In this poem, first of all, I am starting with giving an example that always a large significance, a little things touches a large things. देखिए, किसी भी चीज़ की जब आप तुलना करते हो तो हमेशा ध्यान रखना है इस बात को कि जब कभी भी कोई भी चीज़ छोटी सी छोटी हो, लेकिन उसको छोटा नहीं समझना चाहिए। वो छोटी नहीं है। A little things touches a larger things. एक मुहावरा है, छोटी चीज़ें ही बड़ी मंजिल को प्राप्त करके देती है। देखिए, डस्ट ऑफ स्नो, the way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. Hemlock tree मतलब a poisonous tree. ये एक जहरीला पेड़ है विथ स्मॉल फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स होते हैं, छोटे छोटे उसके ऊपर वाइट फ्लावर्स होते हैं। और वो एक हेमलॉक कोई नाम नहीं है, एक ट्री है। और कैसी ट्री है हेमलॉक? अ पॉइजनस ट्री विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स। द वे अ क्रू शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ ए स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। देखिए, see, in this poem, the poem is set in a scene where the poet is in a bad mood, and is walking by a tree, a hemlock tree. The poem is set in a scene where the poet is in a very temper, बहुत गुस्से की मूड में है, and is walking by a tree, और उस समय उस पेड़ के पास से गुजरता है। किस पेड़ से गुजरता है? हेमलॉक ट्री से। हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री एज यू नो। एज ही पासेस बाय, जैसे ही वो उस पेड़ से गुजरता है, अ क्रो हैपन्स टू थ्रो सम स्नो डस्ट ऑन हिम। कवि बहुत ही टेम्पर्ड मूड में है, गुस्से में है, और वो चहलकदमी चल रहा है किसी रास्ते से। जैसे ही जिस रास्ते से वो चल रहा है तो उसे क्या मिलता है? एक हेमलॉक ट्री, जो कि आपस में काफ़ी वो अपने आप में एक जहरीला पेड़ है। और जैसे ही वो पेड़ से आगे की ओर बढ़ता है तो व्हाट हैपेंस? अ क्रो, लिया ना, द वे अ क्रो shook down on me means a crow happens to throw some snow dots on him. उसके ऊपर कौवा क्या करता है? स्नो गिरा देता है।
वेदर इट फॉल्स ऑन हिज हेड और शोल्डर इट इज अननोन। बात है कि नहीं, उसके कंधे पे गिरा कि उसके सर के ऊपर गिरा, कहाँ गिरा, कैसे, कहाँ गिरा, आपको पता चल रहा है? एज देयर इज नो सिग्निफिकेंस मेंशन इन दी पोएम, है कि नहीं, इसमें कहीं दिया हुआ है कि जब गिरा तो उसके शर्ट के ऊपर गिरा कि उसके सिर के ऊपर गिरा कि उसके कंधे के ऊपर गिरा? नहीं। ऑल्सो द रीडर एज लेफ्ट इन डाउट अबाउट द वर्ड्स स्पेसिफिकेशन एक्शन। हम लोग जब ये कविता पढ़ रहे हैं तो हम लोग को खुद में नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर गिरा तो कहाँ गिरा, उसके सर के ऊपर। हम लोग वी आर वंडरिंग, हम लोग डाउट में हैं। बीइंग अ रीडर वी आर इन डाउट दैट बाय वेयर द स्नो हैज बीन masked down, thrown down on the poets, whether it's on shoulder or head or somewhere. Whether the crew was landing, कि क्या वो कौवा नीचे आ रहा था, कि वो अगर कहीं जिस एरिया में बात हो रही है कवि के द्वारा तो कौवा वहाँ बैठा है। तरह तरह के दिमाग में बात हम लोग को आ रही है ना कि कौवा आखिर क्यों लेके स्नो जा रहा था। कवि भी सोच रहा है, हम लोग भी सोच रहे हैं कि आखिर कौवे के पास वो स्नो कैसे आया, कि कौवा के ऊपर स्नो था, वो कांप रहा था, अपना बॉडी को जर्क किया होगा तो हो सकता है कि स्नो उसके ऊपर गिरा हो। इस तरीके की बहुत सारी बात होगी। एंड रीएडजस्टिंग इटसेल्फ ऑन द ब्रांच और टेकिंग ऑफ, हो सकता है शायद उस पेड़ के पास, पेड़ से ही ना कभी गुजर रहे थे तो पेड़ के ऊपर बैठने की कोशिश की होगी तो वो स्नो क्या हो गया, गिर गया होगा। वेदर द क्रो वॉज लैंडिंग शिवरिंग, ये सब प्रश्न हमारे दिमाग में आ रहे हैं। Here the two agents of nature, the hemlock tree and the crow, are the significance of sadness and gloom, just like the poet's mood was in the opening scene. जैसे कि देखिए, the way a crow shook down on me the dust of a snow from a hemlock tree. कवि का एक बैड सिग्निफिकेंस हो जाता है कि चलो जा रहे हैं घर से बाहर निकले तब तक पैर में चोट लग गई, तो ये हमारे लिए बैड सिग्निफिकेंस है। तो द हेमलॉक ट्री एंड द क्रो आर द सिग्निफायर्स ऑफ सैडनेस, उसकी उदासपना का वह एक संदेश है कि आप गुस्से में हैं। तो देखिए, जिस रोड से जा रहे हैं तो आपको गुलमोहर का ट्री ना मिल के आपको क्या मिल गया, हेमलॉक ट्री मिल गया, यानी पॉइजनस पेड़ मिला, और साथ में कौवा ने आपके ऊपर डस्ट गिरा दिया। मीन्स दीज आर दी सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग द सैडनेस। आगे बढ़ते हैं। हैज़ गिवेन माई हर्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई र्यूट। र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट, याद रखिएगा, र्यूड मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट। हैज़ गिवेन माई हर्ट अ चांस ऑफ मूड and saved some part of a day I read. For reasons unknown, the poet was having a terrible day. But the falling of a snow on his head lifted his mood instantly. He had already spent his day in a bad mood, but the rest of it was saved by the crow and the hammock tree. Generally, the hammock tree and the crow are used for negative reference, but the poet used them beautifully to portray that in auspicious things that can bring joy and happiness too. ये हम लोग के अंदर नहीं होता है। One must not think and grant and should be open and accept whichever way the nature chooses to bless us. समझ में आई इस पैराग्राफ की समरी? हैज़ गिवन माई हर्ट अ चांस ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रीड, मीन्स हेल्ड इन रिग्रेट। किसी कारणवश ऑथर का वह दिन खराब था, लेकिन कवि के अनुसार, हम लोगों के अनुसार, रास्ते में इस तरीके की घटना हो जाए, आप तैयार होकर कहीं जा रहे हैं, आपके ऊपर कुछ गिर जाए, या जा रहे हो, कुछ ऐसा होता है ना, डेड बॉडी मिल जाती है तो हम लोग समझते हैं कि हमारा जतरा बन गया, दिस दैट, बहुत तरह की मैटर होती है।
तो उसी तरीके से हमारे अनुसार बीच में कौवे का आना, स्नो गिरा देना, वो जहरीला पेड़ आना रास्ते में, ये एक बैड सिग्निफिकेंस है। लेकिन कवि इसको निगेटिव रेफरेंस देकर और बोलता है कि मेरे लिए मेरा बाकी का दिन जो है, जो मैं अभी ख़राब मूड में हूँ, ये बाकी का जो मेरा दिन है वो कौवे ने और हेलमॉक ट्री ने मुझे बचा लिया है। आगे आने वाला जो मेरा दिन है, मैं समय है, दैट कैन ब्रिंग जॉय एंड हैप्पीनेस, वो मेरे लिए क्या ला सकते हैं, आनंद और खुशी का समय ला सकते हैं। सी स्टूडेंट, वन मस्ट नॉट टेक थिंग फॉर ग्रांटेड एंड शुड बी ओपन एंड एक्सेप्ट विच एवर वे दी नेचर चूजेस टू ब्लेस अस। प्राकृतिक की दी हुई चीज़ को कभी भी हम निगेटिव नहीं लेना चाहिए, हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दी हुई चीज़ कुदरत की है और इसे हम लोगों को यूज़ करना हमारा कर्तव्य है। देखिए इधर दिया हुआ है कि हेलमॉक अ पॉइजनस प्लांट ट्री विथ ए स्मॉल वाइट फ्लावर्स रूड हेल्ड इन रिग्रेट। Think about the poem. This poem present a moment seems simple but has a large significance. Compare this other quotation from Robert Ford. और भी इनकी कविताएं मिलेंगी आपको। इसमें थोड़ा सा मैं आपको डिस्कशन कर दूं कि what is a dust of snow, है ना क्वेश्चन। What is dust of snow? What does the poet say has changed his mood? How has the poet mood changed? What is the dust of snow? Dust of snow refers to the teeny particles, dust particles of snow, and the particles are so small that poet referred to them as a dust. वो इतने छोटे हैं कि कवि उसको क्या कहता है, dust. The poet was in a awayful mood. What does the poet say has changed his mood? The poet was in a wakeful mood when particles of snow had fallen on him. जब उसके ऊपर गिरा तो पोएट का मूड ऑफ था, ठीक नहीं था. This changed the poet's frame of mind instantly and his day got a lot better. How has the poet mood changed? कैसे चेंज हुआ? मैंने बताया ना कि वो पॉइजनस ट्री का आना और कौवे के द्वारा स्नो गिरा देना ही कवि के द्वारा वो क्या हुआ है, चेंज कर दिया गया है। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आपको। फॉर नेक्स्ट क्लास वी विल रीड द नेक्स्ट पोएम। इस कविता के समरी भी मैं आपको आगे क्लास में बताऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।